गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी कोई ट्रेन चलती है, रुकने के बाद जैसे ही ट्रेन मूव करती है, बैठे हुए इंसान को पीछे की ओर एक धक्के का एहसास होता है। क्यों? जब भी हम कभी बंदूक चलाते हैं तो गोली निकलने के बाद हमें झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों? कैरम बोर्ड में रखी हुई गोटियां बिना स्ट्राइकर से मारे अपने प्लेस से क्यों नहीं खिसकती? हमारे घरों में रखे हुए सामान अपनी जगह पर यथास्थिति क्यों बने रहते हैं? इन सभी क्यों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन के गति के नियम, यानी लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। मैं जितेंद्र मिश्रा, ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और आज तक दुनिया में जितने भी तरह के मोशंस होते हैं यानी गतियां होती हैं, उन सभी प्रकार की गतियों पर न्यूटन के तीनों नियम आरोपित होते हैं। यानी ये नियम यूनिवर्सल है और हमेशा अपने आप में प्रूव्ड है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें न्यूटन की, तो जो न्यूटन का पहला नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम या इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी रुकी हुई है तो वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी चल रही है, मोशन में है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहना चाहती है। यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। मीन इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल बी कंटिन्यूड इन मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन देन इट विल बी इन स्टेशनरी पोजीशन अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड। तो इस नियम को हम बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। मीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन इट्स पोजीशन। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी वो वस्तु वैसी ही बनी रहना चाहती है, तो अपनी ही स्थिति में बनी रहना ही जड़त्व कहलाता है। ऐसे बहुत से हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि किसी गाड़ी का अपने स्थान पर रुका रहना। जैसे हम अपनी किसी कार को, बाइक को या अपने किसी भी चीजों को हम कहीं पर खड़ा कर देते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो वो वस्तु वहां पर वैसी ही बनी रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। सेम ऐसे समझिए कि किसी बंद गाड़ी को, बंद का मतलब जिसका इंजन स्टार्ट नहीं है, बंद है, उस गाड़ी को अगर हमें उसके स्थान से हटाना है तो हमें धक्का लगाना होगा। और धक्का क्या है? बाह्य बल है, यानी एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बस और कार या गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। यही है न्यूटन का फर्स्ट नियम यानी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट एग्जांपल, घरों में बेड का अपने स्थान पर बना रहना। हम अपने घरों को बहुत सजा के रखते हैं, तो जब घरों में हम हर चीज का एक फिक्स प्लेस होता है, यहाँ फ्रिज रहेगी, यहाँ सोफा सेट रहेगा, यहाँ पर बेड रहेगा, यहाँ अलमारी रहेगी, तो जब हम इन चीजों को उन जगहों पर सेट कर देते हैं और कुछ देर बाद कमरे में वापस लौट के आते हैं, तो क्या वो चीजें अपने स्थान से हटी हुई मिलती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम का पालन कर रही हैं। वो अपने स्थान पर तब तक बनी रहेंगी जब तक उन पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये तो जड़त्व का नियम है। तीसरा एग्जाम्पल, गाड़ी के अचानक चलने पर सवारी को पीछे धक्का लगना। अगर आपने ट्रेन पे सफर किया हो या किसी भी ऐसी गाड़ी पे सफर किया हो, तो जब चलती हुई ट्रेन रुक जाती है और उसके बाद अचानक चलती है तो ट्रेन आगे को मूव करती है, धक्का हमें पीछे की ओर लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन गतिशील हो गई और हम विरामावस्था में यानी स्टेशनरी पोजीशन में ही रह गए। तो इसमें क्या हुआ कि हमें एक धक्का लगा। यहाँ पर थर्ड लॉ भी रूल अप्लाई होता है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कैरम बोर्ड में गीटों का रुका रहना। अगर आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा तो कैरम में जो गीटियां होती हैं वो कैरम के उसी सतह पर रुकी रहती हैं जब तक उस पर हम स्ट्राइकर से कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल नहीं लगाते, तब तक वो उसी स्थान पर रुकी रहती हैं। और अगर न्यूटन के जड़त्व के नियम को
एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, सारे उदाहरण को यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, और आप इतने समझदार हैं कि 4 एग्जाम्पल में ही इस रूल को समझ जाएं। फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने घर पे करके देख सकते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी लें और उसके ऊपर एक कार्ड रख दें, कार्ड का मतलब कागज का मोटा सा टुकड़ा, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें और बहुत तेजी से कार्ड को खींच लें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी के ऊपर जो कार्ड रखा हुआ है, वो कार्ड यानी वो कागज का टुकड़ा कैसा है, उसको आपने गति दे दी, और सिक्का किस अवस्था में था, गतिमान अवस्था में नहीं था, वो विरामावस्था में था, यानी रुका हुआ था। तो सिक्का में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो सीधे पानी में गिर जाएगा और कार्ड आपका हट जाएगा। ये भी जड़त्व के नियम को पालन करता है। अब हम स्टडी करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम को, जिसको हम संवेग संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन के लिए दूसरा नियम है, इसको हम बोलते हैं संवेग का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस नियम को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि संवेग संरक्षण क्या होता है। तो संवेग संरक्षण ये कहता है कि किसी भी वस्तु में क्रिया के पश्चात और क्रिया से पहले जितना भी संवेग रहता है वो फिक्स रहता है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला आया, तो उसमें जो मोमेंटम था, मोमेंटम दोनों में सेम रहेगा, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग वो बल होता है जो किसी वस्तु पर उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। इसे इसका फॉर्मूला है P = m × v। P मीन संवेग, मोमेंटम, तो m मीन द्रव्यमान यानी मास, और × v मीन वेलोसिटी, यानी किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो वेलोसिटी पैदा होगी उसी को उसको हम संवेग कहते हैं। इसको हम F = m × a से भी शो करते हैं, यानी F बराबर बल और m बराबर द्रव्यमान और a बराबर वेग में परिवर्तन यानी त्वरण, जिसको इंग्लिश में आप एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि संवेग का नियम कहता क्या है, जिसको हम न्यूटन का सेकंड रूल कहते हैं। संवेग परिवर्तन यानी कि जो उसका मोमेंटम है उसमें जो चेंजिंग आएगी कि दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी भी वस्तु पर जो भी हम बल लगाएंगे, वो बल जितना होगा उस पर संवेग उतना ही उत्पन्न होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो बल की दिशा में होगी। इसको अगर हम सरलता से समझिए, 2 चीजें एक साथ रुकी हुई हैं और इन दोनों को हमें धक्का देके आगे बढ़ाना है, तो आप जिधर बल लगाओगे चीज तो उधर ही जाएगी ना। अगर हम पूरब की तरफ बल लगा रहे हैं किसी गाड़ी में, तो गाड़ी पश्चिम में नहीं बढ़ेगी, गाड़ी पूरब की तरफ ही बढ़ेगी ना। तो संवेग की दिशा किधर होगी, जिधर बल की दिशा होगी। अब 2 बातों पे आते हैं कि 2 कारें खड़ी हुई हैं और दोनों कारों को हमें धक्का देकर आगे बढ़ाना है। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि जिस कार का वजन ज्यादा होगा उसको धक्का देने में, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, जिसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन करने में ज्यादा बल लगेगा, और जिस कार का बल कम होगा उसको धक्का देने में बल कम लगेगा। यही तो ये बोल रहा है कि जो संवेग है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा बल उतना है संवेग, और किधर होगी संवेग की दिशा, जिधर बल लगेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बंदूक की गोली से चोट लगना, बंदूक की गोली इतनी सी होती है, उस गोली को अगर हम फेंक के आपको मार दें तो आपको चोट नहीं लगेगी, ना आपकी जान जाएगी। तो बंदूक की गोली से इंसान नहीं मरता, बंदूक की गोली में जो वेग होता है, जो ट्रिगर से वेग पैदा होता है, उस वेग के कारण वो गोली इंसान के शरीर में घुस जाती है। तो ये क्या है, ये भी संवेग है। गोली जितनी भारी होगी, स्पीड उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा तेजी से वो इंसान को जाकर हिट करेगी। चलती गाड़ी रोकने में अधिक बल लगना, अगर कोई गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड में है उसको रोकने में उतना ज्यादा बल लगेगा, और जितनी कम स्पीड में है उसको रोकने में उतना कम बल लगेगा। इसको आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं कि अगर स्पीड से कोई साइकिल हमारी तरफ आए तो उसको रोकना कठिन होता है, अगर धीमी स्पीड से आए तो उसको रोकना आसान है। नेक्स्ट है समान वेग से गतिमान वस्तु में बल का मान भिन्न भिन्न होना। अगर 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में एक स्पीड दे दी जाए, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे दी। अब इनमें से अगर हम दोनों को रोकना चाहेंगे तो बल अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के द्रव्यमान अलग हैं। जिसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको रोकने में ज्यादा बल लगेगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको रोकने में कम बल लगेगा, जबकि दोनों की स्पीड सेम है।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्यमान का फर्क, और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? संवेग के लिए। P = m × v, यानी किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो वेग पैदा होगा, यानी जो बल पैदा होगा, वही संवेग कहलाता है। नेक्स्ट, सीमेंट के फर्श पर गिरने से अधिक चोट। अगर हम समान ऊंचाई से गद्दे पर कूदें, रबड़ के गद्दे पे कूदें, कपड़े के गद्दे पे कूदें, तो हमें चोट कम लगेगी। लेकिन अगर हम सीमेंट के फर्श पर कूदेंगे तो हमें चोट बहुत ज्यादा लगेगी। इसका सीधा सा रीजन है कि सीमेंट हार्ड मटेरियल है, इसका वजन बाकी दोनों चीजों की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये है आपके संवेग के नियम, यानी न्यूटन का गति का सेकंड नियम। अब हम समझते हैं न्यूटन का जो थर्ड रूल है, तीसरा नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ा बदनाम नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी हिंदी में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का जो थर्ड रूल है, ये वास्तविक जिंदगी में भी अप्लाई होता है। अगर हम किसी भी इंसान को तेज से थप्पड़ मारेंगे तो हमें प्यार नहीं करेगा, वो भी हमें तेज से थप्पड़ मारेगा। अगर किसी इंसान से हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमसे प्यार से बात करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, जो देंगे वही मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी किस पे नियम का है? ये भी न्यूटन का थर्ड रूल है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इसलिए इस नियम का नाम है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मीन there is same and opposite reaction for each and every action। जो भी क्रिया होगी उसके ही बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बंदूक से गोली छूटते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो जब हमने बंदूक ली और हमने गोली उसमें से छोड़ी तो गोली किधर गई? आगे। तो बंदूक को झटका किधर लगेगा? पीछे। एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। जितनी तेज गोली जाएगी उतना तेज झटका लगेगा। इसीलिए बड़ी बंदूक चलाते समय लोग कंधे का सपोर्ट लेते हैं, और इसीलिए कहावत बनी है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। नेक्स्ट है खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिरना। कभी अगर आपने आपस में रस्सा कसी की हो कि उधर से लोग रस्सी खींच रहे हैं, जैसे आप रस्सी खींच रहे हो, अगर उनमें से किसी ने रस्सी छोड़ दी तो तुम भी पीछे की तरफ गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्शन लग रहा था उधर तो रिएक्शन लगेगा इधर, और जब उधर एक्शन खत्म तो इधर रिएक्शन खत्म और आप मुंह के बल गिर जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। जब हम किसी ऊंचाई से फर्श पर कूदते हैं तो जितनी तेजी से हम फर्श पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उतनी तेजी से फोर्स हम पर ऊपर की ओर लगता है, और इससे हमें उतनी ही ज्यादा चोट लगती है जितनी ऊंचाई से हम गिरते हैं। लेकिन अगर कभी आप ऊंचाई से गिरें और जमीन को टच करते ही अपनी बॉडी को रोल कर लें तो जो आप पे फोर्स लगने वाला था वो फोर्स बढ़ जाएगा, आपको चोट कम आएगी। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा। नेक्स्ट है गेंद का रुकते समय हाथ से निकल जाना। कई बार आपने देखा होगा, एक वर्ल्ड कप तो मुझे याद है कि जब पिछला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो पाकिस्तान ने लास्ट कैच लेते हुए उसके हाथ से कैच स्लिप हो गया था बाउंड्री पे पीछे की तरफ। तो ये क्या हुआ कि जब गेंद हमारे हाथों में आती है तो गेंद अगर हमारे हाथों पर टकराएगी तो जितनी स्पीड से वो टकराएगी उतनी स्पीड से हमारा हाथ गेंद पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा और गेंद हाथ से निकलकर बाहर चली जाएगी। इसीलिए जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जब वो गेंद को पकड़ते हैं तो गेंद को टच करते ही हाथ को पीछे कर लेते हैं, जिससे कि जो एक्शन था रिएक्शन कम हो जाता है और कैच के छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम ऐसे ही जब भी कोई क्रिकेटर फील्डिंग करता है और फील्डिंग करते समय आप जिसको आप बोलते हो डाई मारना, तो वो जैसे ही गेंद को पकड़ता है दूर से लपक कर वैसे ही रोल अप हो जाता है, गोल गोल घूम जाता है। आपको वो एक्शन लगता होगा, लेकिन ये साइंस का रूल है जिससे उनको चोट कम लगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस नियम के न्यूमेरिकल क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पूरी लाइफ तक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, हर समय हर जगह यूज होता है। अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आईआईटी में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।